हिंद। शलभ सिन्हा जी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनसे जुड़ा एक बहुत छोटा सा किस्सा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर बार हमारे और आपके जीवन में ये होता है कि कोई एक छोटा एक्सीडेंट जरूर होता है, जिसके बाद में हमारे सोचने का तरीका बदलता है और इसी के बाद से हम कुछ नया मुकाम हासिल करते हैं, या फिर यूं कहें आम भाषा में तो एक टर्निंग पॉइंट जरूर हम सभी के जीवन में होता है। शलभ सिन्हा जी भी कुछ ऐसे ही हैं कि इन्होंने यहाँ पर वे बाल्को जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में वे कार्यरत रहे साल 2009-10 के दरमियान, और इसी के बाद में एक जगह एक प्लांट पर एक बड़ा हादसा हो जाता है, जहां पर स्थानीय प्रशासन का बहुत ढीलढाल रवैया होता है, त्वरित कार्रवाई यहां पर नहीं हो पाती, जिससे शलभ सिन्हा जी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और इसी के बाद से उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें ऐसे ही लोगों की सेवा करनी है और नया काम उन्हें करना है। और इसी वजह से फिर उन्होंने इस नए प्रण के साथ कि ताकि वे स्थानीय प्रशासन पर आए, उन्होंने कड़ी मेहनत की, यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया और आज नतीजा हम और आप सभी के सामने पर है और हमारे मंच पर वे आसीन है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और पुष्प गुच्छ से सम्मानित करने के लिए प्रशांत गजभिया जी से विनम्र आग्रह कि वे यहाँ पर उनका स्वागत करें। साथ ही उत्तम कुमार गुप्ता जी जो कि बस्तर डीएफओ हैं, वो भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम जी भी इसी कार्यक्रम पर मौजूद रहेंगे और साथ ही संजय श्रीवास्तव जी जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, वो भी हमारे साथ में इस मंच पर आसीन रहेंगे। उनसे कई मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में मंच पर दोनों ही मेहमान मौजूद हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम का दूसरा पैनल डिस्कशन। चलिए, शलभ सिन्हा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शलभ जी, सबसे पहला आपसे हम सवाल यहाँ पर करते हैं कि किस प्रकार से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बस्तर की एक छवि जो है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक छवि है, लेकिन अब तस्वीर जरूर बदल रही है। जैसा पहले था वो अब नहीं रहा है। ये सब आप लोगों के संयुक्त प्रयासों से ही हुआ है। लगातार जिस प्रकार से आप सभी जो जनहित के लिए काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, कैसे आपने इन सभी चीजों के बारे में सोचा है और क्या कुछ खास पहल यहाँ पर की जा रही, थोड़ा प्रकाश उस पर। सभी को नमस्कार। जैसा आपने बताया कि बस्तर को लेकर के पहले एक नकारात्मक छवि लोगों के जहन में रहती थी। मैं खुद भी स्वयं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और जब मैं अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे था और बस्तर का नाम आता था तो हम लोग उसको हिंसा और नक्सलवाद से ही जोड़कर देखते थे। लेकिन धीरे धीरे करके शासन के, प्रशासन के, सुरक्षा बलों के प्रयास से यहाँ पर काफी जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। सकारात्मक चीजें हो रही हैं और हम लोगों ने जो जैसा मेरे से पहले आईजी सर ने बताया कि हम लोगों ने मिलकर के एक संयुक्त प्रयास करने का किया है, जिसमें सुरक्षा बलों के द्वारा अंदरूनी क्षेत्रों में जहां पर पहले हमारे कैंप्स नहीं थे वहां पर हम अपनी पहुंच बनाते हैं, लोगों के साथ हम संवाद स्थापित करते हैं, उनके मन में एक भरोसा लाते हैं। विकास के कार्य वहां पर किए जाते हैं प्रायोरिटी पे और इस तरीके से लोगों का दिल जीतते हैं और उनको जो नक्सलवाद का दंश जो उन्होंने झेला है सालों से, उससे दूर करने का प्रयास करते हैं। और इस कारण से हम लोगों को पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा सफलता मिली है। ऑपरेशंस की बात की जाए तो ऑपरेशनली भी हम लोगों को काफी सफलता मिली सुरक्षा बलों को, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं मानता हूं जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है वो है विकास के जो कार्य हैं। अभी आप अंदरूनी क्षेत्र में जाएं तो सड़क है, बिजली है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक आवश्यकताएं लोगों की होती हैं वो पूरी हो रही हैं। शासन की सारी योजनाएं वहां पे बहुत अच्छी तरीके से इन्फोर्स हो रही हैं और इस वजह से एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ग्रामीण जब अंचलों में जब आप और आपकी टीम पहुंचती होगी तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहता है संवाद स्थापित करने का, जैसे आपने जिक्र किया है, क्योंकि ग्रामीण इतने डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि नक्सली लगातार उनमें दहशत स्थापित करने के लिए लगातार बीच बीच में वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते रहते हैं। तो ये संवाद कैसे स्थापित होता है और आप अपने विश्वास में उन ग्रामीणों को कैसे लेते हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत में ग्रामीणों के साथ में एकदम से संवाद स्थापित करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि सालों से वो नक्सलवाद के चंगुल में रहे हैं, नक्सलवादियों के प्रभाव में रहे हैं, प्रशासन से दूर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में ये बात डाली गई है या उनके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि जो प्रशासन है, जो सुरक्षा बल है, वो बाहरी लोग हैं और वो आपका भला नहीं बल्कि आपका नुकसान करना चाहते हैं।
तो जब शुरुआत में हम उनके पास पहुंचते हैं तो थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, लेकिन अब हम लोगों ने इतना काम अंदरूनी क्षेत्र में किया है कि उसका जो मैसेज है वो सभी जगह पे पहुंच रहा है। तो अब लोगों के मन में ये जो बात है कि बाहरी हैं और हमारा बुरा चाहते हैं, वो जो बात है वो अब लोगों के मन से निकल रही है। मैं पहले भी सुकमा में मैंने काम किया, कांकेर में काम किया। हम लोग अंदरूनी क्षेत्र में जाते थे तो लोगों को बुलाना अपने पास में बहुत कठिन काम हो जाता था। वो जैसे ही हम गांव के आसपास आते थे तो वो अपने गांव को छोड़ के दूर कहीं खेतों में जाकर बैठ जाते थे और उनको बुलाने से वो आते नहीं थे। फिर किसी लोकल जो हमारे साथी रहते हैं उनको भेजना पड़ता था, वो उनको कन्विंस करते थे। फिर एक दो लोग आते थे, उनको देखकर बाकी लोग आते थे। इसमें सामुदायिक पुलिसिंग की जो हमारे इनिशिएटिव है उसने भी काफी प्रभाव डाला है। लोगों को उनके जो आवश्यकता की चीजें हैं वो मुहैया कराना, उनके छोटे छोटे जो शिकायत है उनको सुन करके त्वरित निराकरण कराना। तो इससे क्या है, लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस आने के साथ साथ वो हमसे संवाद स्थापित करना उन्होंने चालू किया। और जो जैसा चैलेंज था, सिक्योरिटी कैंप्स जब हम खोलने जाते थे तो पूरा का पूरा गांव उठ करके विरोध में आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब उनको समझ आया कि ये चीजें उनके भले के लिए हैं, उनके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इससे उनके क्षेत्र का विकास होगा, तो फिर इस तरीके की जो अपोजिशन था वो थोड़ा कम हो गया है। मेरा सवाल डीएफओ सर से है। सर, चूंकि ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे हैं और ये कार्यक्रम भी शिक्षा को लेकर हर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है, तो देश में सबसे मुश्किल जो एग्जाम कहा जाता है यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसकी तैयारी कैसे करें बच्चे, ताकि परिणाम जो है वो सफलता से जो है उसको परिणाम निकाल सके वो लोग। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और बच्चों का रूटीन क्या होना चाहिए? आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी जो है बस्तर के बहुत ही समीप गांव से हूं, सिहावा नगरी का हूं मैं, और मेरी शिक्षा भी बिल्कुल एक सरकारी स्कूल में हुई है। और गांव से निकल के जब आदमी बाहर जाता है तो कई प्रकार की चुनौतियां रहती है, लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल, जो पहले भी चर्चा हुई है, कि ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना है। सबसे पहले आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो फिर दुनिया की कोई भी चुनौती आ जाए आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जहां तक कहा गया कि इसकी तैयारी के लिए कोई विशेष एफर्ट करना या बहुत ज्यादा, जैसा लगता है हमको दूर से लगता है कि बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती होगी, दिन रात एक कर देना पड़ता होगा, ऐसा कुछ रहता नहीं है। आप अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करें, बिल्कुल बेसिक से चालू करके आप जब अपने नॉलेज को विस्तृत रूप देते हैं तो आप निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, और इसमें कोई जो है आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब सिहावा में हम लोग पढ़ते थे उस समय की बात है, जब आने जाने का भी कोई साधन नहीं होता था, ना कोचिंग था, उसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन आजकल तो आप इंटरनेट से जुड़े हैं, आपके पास सारी जानकारियां जो है आपके हाथों में है। आप चाहें तो आप घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बस आपका जो दिमाग है, आप जो है एक कंसंट्रेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। तो मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने जो लक्ष्य को पहले निश्चित करिए। और ये नहीं है कि केवल एक दो ही फील्ड है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आज मैं देख रहा हूं बच्चों को केवल इंजीनियर बनना और डॉक्टर बनना ही चाहते हैं, इसके अलावा इससे कहीं ज्यादा स्कोप है। मैं आप लोगों को अपनी एक स्टोरी बता रहा हूं कि जब 10th करते हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो मेरे घर वाले हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा घर भी मतलब बहुत ही सिंपल फैमिली का था, कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मुझे उन्होंने बायोलॉजी दिला दिया। और मैंने 1 महीना पढ़ाई भी किया। मेरी बिल्कुल रुचि बायोलॉजी में नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पिताजी से वो बोल नहीं पाया मैं। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में मैंने ठान लिया कि मुझे तो शासकीय नौकरी में जाना है और मुझे डॉक्टर बनना नहीं है। और दूसरा ये भी था कि मुझे इंजीनियर भी नहीं बनना था, क्योंकि हमारे घर में इंजीनियर की पढ़ाई चल रही थी उस समय। तो मैंने बिना पिताजी को बताए अपना सब्जेक्ट सर से मिलकर चेंज करा लिया। मेरे घर वालों को पता ही नहीं था कि मैंने बायोलॉजी से कम मैथ्स ले लिया है, और मैंने अपना मैथ्स लिया। फिर 1-2 महीना बाद घर वालों को पता चला कि इसने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया है,
उसके बाद मैं फिर जो ठान लिया था, मैं जहाँ मुझे पहुंचना था, ऊपर वाला फिर सहयोग करता है, आप वहां तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू। सर, वन विभाग में, क्योंकि वन विभाग में आप अधिकारी हैं और वन विभाग का ज्यादातर समय अधिकारियों का जंगलों में ही रहता है और ज्यादातर आबादी जो है बस्तर की आदिवासी क्षेत्र है, जंगल में ही रहते हैं। आपको क्या लगता है कि बस्तर में वाकई शिक्षा का स्तर बदला है और बस्तर में क्या स्थिति देखते हैं आज आप शिक्षा की, जब अंदरूनी क्षेत्र में आप पहुंचते हैं और वहां के आदिवासी बच्चों से आप मुलाकात करते हैं, तो किस तरीके का अनुभव लेते हैं आप? मैं बस्तर से करीबन 25 साल से जुड़ा हूँ। सबसे पहले मैं बस्तर करीबन 2099 में आया था, सुकमा गया था मैं। सुकमा गोलापल्ली हम लोग घूमने गए थे। वहां से सुकमा से जगदलपुर आने में हमको 3 से 4 घंटे लगे थे। अंदरूनी इलाके में तो खैर जाने का उतना प्रश्न ही नहीं था। और आज की स्थिति आप जो देख रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो या आवागमन का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, बहुत बड़ा परिवर्तन बस्तर में मैं देख रहा हूँ। और उसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन आया है। आज के बच्चे जो सोच रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको पर्याप्त साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे दंतेवाड़ा का क्षेत्र देख लीजिए, आज सारे कॉलेज जगदलपुर में है। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आज आप हर प्रकार की पढ़ाई कर सकते हैं, आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। शासन से आपको जो चाहे आप सहयोग चाहे आप ले सकते हैं। वन विभाग का मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे आदिवासी भाई हैं, सीधे जंगल से जुड़े हुए हैं। वो लघु वनोपज तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता तोड़ते हैं। तो तेंदुपत्ता के जो भी हमारे संग्राहक हैं, उनके बच्चे यदि 10वीं में और 12वीं में यदि वो टॉप करते हैं, अपने हमारे समिति होती है, समिति में यदि वो टॉप करते हैं तो शासन उनको 25,000 रुपए आगे की पढ़ाई के लिए देता है। ये बात हम लोग जा के गांव में बता रहे हैं। इससे बच्चे जो है लगातार प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। 10वीं में भी आपको पैसा मिलेगा, फिर 12वीं में भी मिलेगा। यदि आप कोई टेक्निकल शिक्षा लेना चाहते हैं, उसके लिए भी शासन की तरफ से योजना है। यदि आप तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, आपका परिवार तेंदुपत्ता तोड़ता है, तो आपको शासन की तरफ से भी सहयोग मिलेगा। और उसके अलावा भी जो है, जो शिक्षा के जो स्कूल आजकल खुले हुए हैं, जगह जगह गांव में जो शिक्षा का जो स्तर है वो पर्याप्त, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। चलिए, तो लगातार नित नई पहल यहाँ पर की जा रही है। कोशिश और लक्ष्य सिर्फ एक है कि आप सभी तक बेहतर से बेहतर कार्य पहुंचाए जा सके। विकास की बयार जो लगातार स्थानीय प्रशासन और सभी तरफ से जो की जा रही है, वो सभी का एक व्यापक नतीजा, एक व्यापक रूप में, एक व्यापक और एक अच्छे तस्वीर के रूप में हम आपके समक्ष में प्रस्तुत कर सके। एक बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर गुप्ता जी आपने हमें सुनाई है कि किस प्रकार से एक टर्निंग पॉइंट रहा। अभी कुछ देर पहले मैं जिक्र भी कर रही थी कि हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, बस कोशिश होती है हमें उसे पहचानने की और आगे बढ़ने की। सलभ जी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपकी कहानी भी बताई कि किस प्रकार से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई। क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका मोटिव यही है कि किस प्रकार से हम छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं, शिक्षा से बस्तर कैसे बदल रहा है। एक बड़ा यू टर्निंग आपके पास में भी आया। कैसे आपने उसे फील किया, कैसे महसूस किया और कब आपने ये ठान लिया कि आपको इस क्षेत्र में आना है? ये कुछ बातें आप हमारे से शेयर कीजिए ताकि जो हमारे इस कार्यक्रम में जो छात्र आए हैं वो आपकी बातों से मोटिवेट हो सके और वो भी अपने बेहतर कल का निर्माण कर सके। यहाँ जो मैं इस जगह पे आज बैठा हूँ, इस पोजीशन पे आज हूँ, बहुत लेट से मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में शुरू से, जैसा अभी डीएफओ साहब ने कहा कि हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं खुद भी इंजीनियर ही हूँ। मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की 12th के बाद में, और इंजीनियरिंग करते करते फिर मेरी जॉब भी लग गई। मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ। कोरबा में मेरी स्कूलिंग हुई है और कोरबा में ही बालको नाम का जो संस्थान है, बालको में मेरा चयन हो गया इंजीनियरिंग के दौरान। तो मैंने नौकरी स्टार्ट की और मेरे लिए वो उस समय मतलब एक सपना पूरा होने जैसा था, क्योंकि जो मेरा होम टाउन था उस समय मेरे फादर वहीं पोस्टेड थे, तो घर से ही मैं आना जाना करता था। बालको एक अच्छी कंपनी है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मुझे बहुत अच्छा वहां पे जो काम का स्कोप था काफी अच्छा था, मैं अच्छा काम कर पा रहा था वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को देखते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है और क्या आप उस क्षमता के अनुसार आपने
उस चैलेंज को फेस किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर थोड़ी और क्षमता है, मैं और बेहतर भी कर सकता हूं। मेरे आसपास कई सारे लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ मेरे दोस्त थे जो दिल्ली जाकर के तैयारी कर रहे थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही कहा, क्योंकि मुझे बचपन से ही जनरल नॉलेज क्विज वगैरह में इंटरेस्ट था, तो उनका हमेशा कहना रहता था कि आप ट्राई करिए, आपका जरूर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसी बीच जैसा आपने बताया भी कि जो बालकों में हादसा हुआ था जिसमें एक चिमनी गिर गई थी, उस समय मैंने देखा शासन प्रशासन को बड़े करीब से, कलेक्टर साहब, एसपी साहब वहां बैठ करके लगातार मॉनिटर करते थे, और मुझे वो जो पूरा इंसिडेंस था और उसमें ये देख करके समझ आया कि अगर ये अधिकारी चाहें तो मतलब सारे संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, सारी चीजें लोगों को राहत दिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और वही देख करके मैं मोटिवेट हुआ। मुझे लगा कि तब तक मैं कुछ न कुछ अपना फील्ड चेंज करने का सोच भी रहा था, जॉब से थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन सा आने लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तैयारी करता हूं, और मैंने फिर यूपीएससी के बारे में और थोड़ी सी पढ़ाई की, अपना सब्जेक्ट चूज किया। और छोटे शहर से जाने पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है, लोगों को लगता है कि हम तो छोटी जगह से आए हैं। आप जब जाते हो तैयारी करने तो कई आपको दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों के बच्चे मिलते हैं। मेरा भी कॉन्फिडेंस शुरू में कम था, लेकिन एक चीज मैंने समझा कि निरंतरता बनाए रखनी है। आप कोई भी फील्ड में जाएं, चाहे पढ़ाई करें, चाहे खेलकूद में जाएं, चाहे संगीत कला के क्षेत्र में जाएं, अगर आप रेगुलर निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, अपनी सब्जेक्ट को बार बार समय देते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे, चाहे आप किसी भी छोटे से जगह से हो, चाहे आप किसी भी बड़े शहर से हो। मैं बस्तर के बच्चों को यही बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने दिमाग में ये बात नहीं लाना है कि हम बहुत छोटी सी जगह से आए हैं या हम ऐसी जगह से आए हैं जो हमेशा से प्रभावित रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बीच के बहुत सारे बच्चों ने इस साल भी नीट में सफलता हासिल की है। इसके पहले भी कई सारे बच्चे हैं जो कि अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों में गए हैं, और आप भी ये काम कर सकते हैं। शहर, जगह कोई बाधा नहीं है। आज तो आपके हाथ में ही स्मार्टफोन है, सारे संसाधन उपलब्ध है। बस अपने आप को एक बार दृढ़ संकल्पित करना है, अपने सब्जेक्ट, अपना इंटरेस्ट का जो फील्ड है उसको चुनना है, और फिर उसमें लग जाना है। सफलता जब तक हासिल नहीं होती है तब तक आपको मेहनत करते रहना है। असफलताएं आएंगी, असफलता भी सफलता की ओर ही एक सफलता की ओर चढ़ता हुआ सीढ़ी है। जब तक आप असफल नहीं होते हैं तब तक आपको ये समझ नहीं आता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। उन गलतियों से सीख लीजिए और आप जरूर सफल होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि कोई भी चीज आड़े नहीं आनी चाहिए, बशर्ते आप उस चीज को करने का, पूरा करने का जब तक ठान नहीं लेते हैं। तो अब मैं उत्तम जी आपके पास में आना चाहूंगी। एक सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप करियर के तौर पर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, मंच पर आसीन जो हमारे साथ में मेहमान मौजूद हैं उनसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। तब तक मैं एक सवाल उत्तम जी से ले लेती हूँ, फिर हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी और फिर हमारे सहयोगी के माध्यम से आप माइक लेकर उनसे सवाल कर सकते हैं, जैसे हमने ठीक इससे पहले वाले पैनल डिस्कशन पर किया था। उत्तम जी, आपसे सवाल है, चूंकि हम बस्तर में हैं अभी और बस्तर की बात लगातार हम कर रहे हैं, बस्तर का ज्यादातर हिस्सा वनांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यही जंगल भी होता है जिसके सहारे जो आदिवासी जो तमगा है वो अपनी जीवनी चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन इन्हीं जंगलों में कई बार जंगली जानवर का भी आतंक देखने को मिलता है। नक्सली जो सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं, जिनकी वजह से उनके जद में आकर ग्रामीणों की मौत हो जाती है, कई बार जवान भी उनके जद में आ जाते हैं। तो ये सब कितना चुनौतीपूर्ण रहता है और कैसे वन विभाग इसको दूर करने के लिए कवायद कर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि हम जो जंगल से जुड़े हुए हैं, जंगल के अंदर जाके हमको उसकी जो प्रबंधन का काम करना पड़ता है। इसमें कई प्रकार की चुनौतियां, खासकर बस्तर के लिए और भी ज्यादा ये चुनौती बढ़ जाती है। जैसे ये संवेदनशील एरिया है, उसके साथ ही जो वन्य प्राणी है उनके साथ में हमको उनका प्रबंधन करना, तो वन्य प्राणी से प्रबंधन करना तो हमको मतलब थोड़ा आसान है, लेकिन अन्य जो यहाँ के फैक्टर हैं उसके साथ मिलके और हमको ग्रामीणों के साथ मिलके उनके लिए जो है आय के जो साधन हमको बढ़ाने हैं,
उनके लिए काम करना है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। वर्तमान में जो है वन विभाग लगातार गांवों में जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनके जो आय बढ़ाने के काम कर रहा है। इसमें हमने गांव-गांव में जो है समूह बनाए हुए हैं। समूहों के माध्यम से उनसे एमएफपी का जो कलेक्शन होता है उसका संग्रहण करना, उनसे खरीदी करना, और ब्लॉक स्तर पे हमारे वनधन केंद्र बने हुए हैं, उनके माध्यम से वहाँ प्रोसेसिंग करना और उनको जो है जो कमीशन के माध्यम से उनको भुगतान करते हैं। तो इससे निसंदेह वन विभाग जो है अभी अंदर तक हम गांव-गांव तक जाके उनको जो है उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है उसको उसमें हम सुधार कर पा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के जो नक्सलाइट प्रॉब्लम है उसके कारण कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी मतलब अधिकांश गांव में तो जा पा रहे हैं, लेकिन गांव वालों के मन में ये भाव भर दिया जाता है कि जैसे वन विभाग जो है एक फेलिंग का काम कराता है, कटाई का काम कराता है। हमारा एक प्रमुख काम होता है प्रबंधन में ऐसे पेड़ जो बीमार हो गए हैं, सूख गए हैं, गिर गए हैं, उनको हम काट के बाहर निकालते हैं। लेकिन जो नक्सलाइट है उनके मन में ये आता है कि यदि हम पेड़ निकाल देंगे तो उनके छुपने की जो जगह है वो कम होगी, उससे उनको प्रॉब्लम होगा। और दूसरी तरफ यह है कि यदि हम इन पेड़ों को नहीं निकालेंगे तो हमारा जो फॉरेस्ट का हेल्थ है वो खराब होने लगता है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी 20-20 साल से हमने कटाई नहीं किया है, दरभा के, कोलेंग के इलाके हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, वहां के फॉरेस्ट का जो हेल्थ है, हेल्थ मतलब जो स्वस्थ पेड़ होने चाहिए, वो वैसे पेड़ों में कमी आ रही है। तो एक चुनौती है कि कैसे जैसे जैसे प्रशासन जो है अंदर तक इन समस्याओं को हल करते जा रहा है, हम लोग भी अंदर तक जाके इन मैनेजमेंट के जो काम है उसको करने में सफल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा बस्तर जो है नक्सलाइट फ्री हो जाएगा और सभी लोग जो है फ्री मूवमेंट इस बस्तर में हम कर पाएंगे। और एक नया एस्पेक्ट जो है बस्तर के लिए है वो इको टूरिज्म का है। बहुत स्कोप है यहाँ टूरिज्म का। हम सुनते हैं कि इतने अभी पिछले 2-3 साल में जब मैं कोंडागांव डीएफओ था तो हम बस्तर मतलब केस काल में करीबन 17 न्यू वाटरफॉल हमने खोजा है, जिसमें आज तक कोई गया नहीं था। 17 वाटरफॉल कम नहीं होता। एक वाटरफॉल चित्रकूट के नाम से कहाँ से लोग नहीं आते। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं, उसको हम थोड़ा सा डेवलप कर ले तो यहाँ का जो हमारा टूरिज्म है बहुत तेजी से बढ़ेगा और टूरिज्म से भी जो है लोगों को उनका आर्थिक विकास होगा। चलिए, तो लगातार बस्तर पर चाहे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हो या बस्तर के विकास को लेकर हो, लगातार यहाँ पर पहल की जा रही है, विकास यहाँ पर किए जा रहे हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल होगा करियर के लिए, आप अगर कोई मार्गदर्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं हमारे मंच पर आसीन अतिथियों से, तो आप जरूर यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आज का ये हमारा कार्यक्रम आपके लिए ही यहाँ पर लिया गया है, जहाँ पर आप अपने मन में आए सवालों का जवाब मंच पर आसीन हमारे अतिथियों से पा सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल रखने से पहले अपना परिचय दें और इसके बाद में अपना सवाल रखें। जय हिंद सर, मैं हर्षिता नेताम हूँ, बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा। सर, जैसा कि आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के प्रेशर में आके बच्चे दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसके कारण आगे चल के उनका जो स्कूलिंग या बोर्डिंग का परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। तो आसपास के लोग या फिर बहुत सारे लोग उनको डीमोटिवेट कर देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं। तो इसके लिए कोई सजेशन कि वो अपने आप को मोटिवेट करके रखे। थैंक यू सर। आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार हम मतलब दबाव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक सामाजिक नॉर्म को फुलफिल करने के लिए मैथ्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, जिसमें हमारी रुचि नहीं रहती है। मैं स्वयं का एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे 10वीं में 76% नंबर आए थे और 12वीं में 72% नंबर आए थे। बहुत कम नहीं थे लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं थे। मेरे घर वालों को उम्मीद थी कि कम से कम 85-86% आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं थी तो मेरे नंबर कम आए। इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया तो इंजीनियरिंग भी जैसे तैसे धक्का मार करके मैंने निकाला। थोड़ी एप्टीट्यूड वगैरह मेरा ठीक था, जॉब मेरा हो गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करें, क्योंकि आप अभी बीएससी में हैं, आपको आगे चल के अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेना है, अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से किया हुआ है और आप अपना लक्ष्य आगे तय करके रखते हैं कि आपको ये करना है, तो किसी भी समय आपको फील्ड चेंज करने में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं।
खासकर जो यूपीएससी पीएससी का जो फील्ड है, इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता पड़ती है। मैंने जब यूपीएससी की तैयारी चालू की तो इंजीनियरिंग से कोई सरोकार ही नहीं था जो इसकी तैयारी थी। सारा आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स थे, कुछ अपना एप्टीट्यूड का पेपर था। लेकिन क्योंकि उस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट भी था और जब ज्यादा पढ़ते गया, उनके बारे में बेसिक कंसेप्ट जब समझते गए, तो फिर उसमें इंटरेस्ट आता गया। तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपको अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कंसेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी है वो शायद दिमाग में नहीं बैठी है। तो आप थोड़ा, जैसे मैंने कहा, बार बार अगर अभ्यास करेंगे उस चीज का, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और फिर उसकी पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और आगे चल के अगर आपको फील्ड चेंज करने की इच्छा भी हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्या करना है। और क्योंकि अभी आपका सेकंड ईयर है, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में भी 2 साल है, तो आप अभी से थोड़ी तैयारी उस तरफ भी करते रहिए, ताकि जब आप एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी और एग्जाम में बैठे तो आप प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। थैंक यू। चलिए, इसके बाद एक और सवाल हमारी छात्रा की ओर से आ रहा है। सबसे पहले अपना परिचय दें और फिर अपना सवाल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशी ठाकुर, मैं गीदम स्वामी आत्मानंद से 12 पास आउट हूँ। तो मैं अभी भिलाई में कोचिंग कर रही हूँ नीट का। तो जैसे कि बस्तर बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है एजुकेशन को लेकर और नेचर की, ये सब से बहुत अच्छे से मतलब परिचित है। तो मेरे को अपना, जैसे वहाँ मैं बताती हूँ, मैं बस्तर से दंतेवाड़ा से हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन ये है कि हमारी बायोलॉजी की क्लास चल रही थी कोचिंग में, तो वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट्स के ऊपर। तो कई चीज़ें हैं जो हमारे जो ह्यूमंस में भी रिलेट होती है प्लांट्स से। तो उसी में सर ने, हमारे टीचर ने एक बात कही कि वो जो एरिया है भिलाई, वहाँ के लोग कंटेस्ट एरिया में, लाइक वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब चीज़ों से मतलब वो बचे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के बारे में एक बात बताई कि एक बच्ची है 14 साल की जो प्रेग्नेंट थी। तो लोगों के माइंड पे एक नेगेटिव थॉट आ रही है यहाँ के बारे में कि क्या सच में बस्तर की यहाँ मतलब कि लोग सुरक्षित नहीं है, यहाँ की क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब अंदर जगहों में, अंदर की जो जगह है वहाँ पे सेक्स एजुकेशन के बारे में ये पता होना, उन्हें देना बहुत ज़रूरी। ये तो बहुत गलत मतलब नकारात्मक सोच है जो लोगों के माइंड पे आ रहा है कि ये बस्तर सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये सच में ये बस्तर हमारी सुरक्षित नहीं है, ये सेक्सुअल, और ये ऐसी बात है कि कोई इस बात को ज़्यादा मतलब इस टॉपिक पे कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। कई लोग हैं जो लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट होकर सुसाइड अटेम्प्ट कर देती हैं। तो इस बात को क्यों मतलब दबा दिया जाता है? आखिर क्यों ऐसा इस चीज को लेके ऊपर क्यों तो नहीं बस्तर की छवि को लेकर मुख्य रूप से इनका सवाल था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर किसी भी अन्य जगह की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े शांत स्वभाव के, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। छोटी मोटी जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं। और महिलाओं के संबंध में जैसा आपने कहा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार अगर महिलाओं के ऊपर कोई घटना घटित होती है और अत्याचार होता है, अगर उसकी सूचना हमको मिलती है तो हम तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और हम करते भी हैं। छोटी छोटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज आपने कही कि कहीं पे कोई मान लीजिए शहर में कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां से कोई महिला गुजर रही है, 3-4 लड़के बैठे हैं, वो कुछ कमेंट कर रहे हैं या कुछ गलत तरीके की हरकत कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि उन चीजों को रिपोर्ट नहीं किया जाता है, लोग उनको सुन करके चुपचाप से बैठ जाते हैं। तो अगर उनकी रिपोर्टिंग होगी तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और समाज में एक संदेश जाएगा कि इस तरह की हरकत करना ठीक नहीं है। और जहां तक बस्तर की बात है, तो बस्तर में बेसिकली सुरक्षा का कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के है। जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए और एरिया में शांति व्यवस्था बनाने के लिए है। अदरवाइज भी अगर महिला सुरक्षा से संबंधित अगर कुछ भी इशू है, तो जैसे अभिव्यक्ति ऐप, आपने सुना होगा शायद अभिव्यक्ति ऐप के बारे में। छत्तीसगढ़ पुलिस का ये एक इनिशिएटिव है। मोबाइल पे आप अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एक एसओएस का भी प्रावधान है। अगर आप वो एसओएस बटन दबाते हैं, तुरंत हमारे कंट्रोल रूम तक वो बात पहुंचती है और हम आपकी सहायता के लिए आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस तरीके के इनिशिएटिव से जो लिए जा रहे हैं,
महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी हम लोग सिखाते हैं। हमारी टीमें जो है, रक्षा टीमें हैं, वो जाती हैं और महिलाओं के संबंध में जो भी सुरक्षा से संबंधित जो भी चीजें उनके बारे में उनको जागरूक करती हैं। तो प्रयास हम कर रहे हैं कि महिलाएं सेल्फ सफिशिएंट भी रहें, उनको किसी के ऊपर निर्भर भी न रहना पड़े, और साथ साथ जो क्षेत्र में जो लोग अशांति फैला रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई हो सके। चलिए, और कोई सवाल किसी के जहन में? तो लगता है ये सवाल जवाब का सिलसिला अब हम यहीं पर रुकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है जी। सबसे पहले अपना परिचय दें, फिर सवाल रखें। मेरा नाम मंगल राम कश्यप है और मैं पीएमटी बालक छात्रावास धर्मपुरा से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि हम लोग को जब 12वीं से कॉलेज तक हमको पता नहीं होता है कि ना यूपीएससी और सीजीपीएससी क्या होता है, तो अभी ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है। अभी गांव में बहुत कम लोग को ज्ञान होगा कि यूपीएससी और सीजीपीएससी क्या है। तो उसमें सर मेरा मार्गदर्शन ये है कि उसमें यूपीएससी और सीजीपीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है जो हम तैयारी कर सकें, तो उसके बारे में बताइए सर। एक सवाल और है सर। हाँ, बताइए, पहले सवाल कीजिए जी। ये पहली सवाल हो गया। एक और है सर कि मैं बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र से हूँ, जो बिनता घाटी बोला जाता है, जो छत्तीसगढ़ का छोटा कश्मीर कहाँ बोला जाता है। तो हमारे गांव में 12वीं के बाद जो युवा है, युवती हैं, वो पढ़ाई आगे कर नहीं पाते, वो बाहर राज्य काम करने जाते हैं। तो उन्हें पढ़ाई के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो यूपीएससी और पीएससी के संबंध में आपने सवाल पूछा, सीजीपीएससी में मैं बताना चाहूंगा कि आपको अलग से सब्जेक्ट चूज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शनल का जो एक पहले आवश्यकता होती थी, अब सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। उसके लिए आपको बेसिकली जो सोशल साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, राजनीति से संबंधित जो पढ़ाई होती है, और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो पढ़ाई है, इन पे अपनी पकड़ बना करके रखना जरूरी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल लेवल का जो पढ़ाई है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसकी पढ़ाई आप अगर बार बार करेंगे तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे कमांड आ जाएगा। और इसके अलावा भाषा भी है, जैसे सीजीपीएससी में कुछ भाषाओं का भी आवश्यकता होती है। मेरे ख्याल से पहले संस्कृत भी होता था, अभी है कि नहीं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आप उसको एक बार इंटरनेट से खोज लेंगे। छत्तीसगढ़ी तो है ही, छत्तीसगढ़ी में भी आपको परीक्षा देना होता है, और बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश का भी परीक्षा होता है। यूपीएससी की जहां तक बात करें, यूपीएससी में भी लगभग यही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और उसमें एक सब्जेक्ट आपको अपने चॉइस का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसका मेंस में एक पेपर होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे उसमें अवेलेबल हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, मेडिकल बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, सभी सब्जेक्ट लिया है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है, लेकिन बाध्यता नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग से ही परीक्षा देनी है। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद भी जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मैंने लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट अपना चूज किया था। तो आप इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट, आप लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, आप उनको देखिए, उसमें जो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने लोक प्रशासन इसलिए चुना क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था और मुझे लगता था कि मैं उसकी तैयारी लगातार लंबे समय तक कर सकता हूं। तो इस वजह से आप ऐसा सब्जेक्ट चुने जिसमें आपको इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, जैसे आपने बात की बिनता से आप रहने वाले हैं, 12वीं के बाद शासकीय कॉलेजेस में आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको शासकीय कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। कई सारे कॉलेजेस हैं जहां हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप बिल्कुल आगे पढ़ाई करें। मैं जो आपके साथी हैं, जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो लोग बाहर चले गए, उनसे भी आपके माध्यम से यही अपील करूंगा, उनको भी यही मैसेज दूंगा कि उनको भी प्रोत्साहित करें कि शासन ने आपकी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आप
ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो काफी पिछड़ा क्षेत्र है, तो उसके लिए आपको प्रोत्साहन के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें छात्रवृत्ति से संबंधित भी योजनाएं हैं। हॉस्टल्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहना होता है, वहां रहने के लिए स्टडी मटेरियल वगैरह भी पढ़ने के लिए सब कुछ मिलता है। बस आपको अपने मन में एक इच्छा शक्ति लानी है कि मुझे पढ़ाई करना है, फिर चाहे आप कहीं से भी हो, जैसा मैंने बताया, आपके लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण आप पढ़ाई आगे जारी कर सकते हैं। आपको पढ़ाई छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो लक्ष्य चाहे जो भी हो, कोई भी चीज आड़े नहीं आती, बशर्ते अगर आप उसे हासिल करने की जब तक लिए नहीं ठान लेते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल होंगे तो हम आगे भी पैनल डिस्कशन करेंगे। आप उस माध्यम से भी हमारे अतिथियों से, जो मंच पर आसीन अतिथि हैं, उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि हम समय सीमा से बंधे हुए हैं और आगे हमारे और भी कार्यक्रम होने हैं। तो चलिए, बहुत ही सारगर्भित ये चर्चा रही है। एक मैकेनिक इंजीनियर जिन्होंने किस प्रकार से एक नया आयाम यहाँ पर गढ़ा है, हासिल किया है, और आज नतीजा आप सभी के सामने में है कि वो आईपीएस ऑफिसर के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। और एक वो बच्चा जो कि 10वीं और 11वीं जब वो जाते हैं तो इसके बाद में वो परिवार के यहाँ पर दबाव के चलते वो डॉक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने दिल की सुनी और उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि उन्हें कुछ और नया कुछ हासिल करना है, और इसी के बाद में आज एक बड़े अधिकारी के तौर पर वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा बने हैं, और चूंकि ये कार्यक्रम हमेशा के लिए हमारे जहन पे रहे, इसके लिए मैं मंच पर ससम्मान हमारे प्रधान संपादक जी सुभाष मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे यहाँ पर आएं और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह वे यहाँ पर भेंट करें। तो शिक्षा से बस्तर किस प्रकार से बदल रहा है, इसको लेकर आज एशियन न्यूज की ओर से ये खास पहल की जा रही है। खास कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है, क्या काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, सभी को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। सलभ सिन्हा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनको स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रधान संपादक यहाँ पर दिया जा रहा है प्रधान संपादक जी के द्वारा। और साथ ही हमारे साथ में मंच पर उत्तम कुमार गुप्ता जी थे, जो कि बस्तर डीएफओ के रूप में अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। उन्हें भी हमने स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया है। इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे बीच इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए महेश कश्यप जी, जो कि बस्तर सांसद हैं, वो भी बीच में हमारे कार्यक्रम में शरीक हो चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए, अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और मंच पर मैं ससम्मान अब अगले पैनलिस्ट के तौर पर हमारे बीच में संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। उन्हें मैं यहाँ पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और इसके बाद में हम उनसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ब्यूरो चीफ प्रशांत गजभिये जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे आग्रह कि वे पुष्पगुच्छ देकर श्रीवास्तव जी को सम्मानित करें। तो चलिए, अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, और जॉइंट डायरेक्टर हैं आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, शिक्षा को लेकर ही हम केंद्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो बस्तर की छवि है और उसमें शिक्षा किस प्रकार से सकारात्मक पहल के रूप में उस पर काम हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। आपकी भूमिका भी काफी अहम और महत्वपूर्ण है। कैसे काम यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं, कैसे बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल हो सके, इसके लिए डिपार्टमेंट आपका किस प्रकार से क्या काम कर रहा है और कैसी चुनौतियां आपको सामने देखने को मिलती है? सबसे बड़ी चुनौती तो है शिक्षक की यहाँ बहुत कमी है जी। चाहे प्राथमिक शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, चाहे व्याख्याता हो, चाहे शिक्षक हो, ये बहुत कमी है यहाँ। और दूसरी चीज है, यहाँ क्या है कि माहौल जो है अंदर के क्षेत्रों का उतना सही नहीं है। मैं अभी गया था ओरछा में, मुझे पता चला कि विकासखंड का ऑफिस केवल एक दिन लगता है वहाँ बीओ का, बाकी दिन नारायणपुर में लगता है। ऐसी मैं कोयली बेड़ा जाने के लिए निकला था, बताया गया खंजूर में ऑफिस लगता है मेन। और इधर गया था मैं उसूर, तो आवापल्ली में लगता है। ये बड़ी विचित्र ढंग की पोजीशन हो गई है। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत तो आती है जी। बहुत सारी चुनौतियां होती है, जो बहुत बीहड़ इलाके होते हैं, अंदरूनी इलाके, जिसका आपने कुछ 2-3 नामों का जिक्र भी किया है। तो यहाँ पर फिर कैसे प्रयास हो रहे हैं, कैसी कोशिशें हो रही है कि बच्चों तक में हम शिक्षा को यहाँ पर दे पाए, उन्हें शिक्षित कर पाए? देखिए, प्रवेशोत्सव के समय सभी लगातार प्रयास किए, सभी जिले में सभी विकासखंड एक शिक्षक तक। और हम लोग का पूरा प्रयास था कि सभी स्कूलों में पहले दिन ही पूरे जितने छात्र हैं सभी आ जाएं। यद्यपि प्रयास पूरी तरह सफल नहीं रहा, धीरे धीरे होगा, 20-3 दिन चलेगा तब आ पाएगा, तब ठीक होगा जी।
बस्तर की जब बात आती है तो नक्सलवाद का जिक्र भी स्वतः ही हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ऐसे में अक्सर ये देखा भी जाता है कि नक्सली लगातार विरोध अपना दर्ज कराते हैं जब भी जहां पर भी वो कुछ विकास होता देखते हैं। उन्हें बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने जाए, या कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हादसे भी आते रहते हैं कि शिक्षक ऊपर हमला कर दिया गया, स्कूल पर हादसे हो गए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग किस प्रकार से और कैसे काम करता है ताकि ऐसी अनहोनी ना हो और हर एक बच्चा प्रेरित हो सके उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए? देखिए, नियत निर्णय नारी योजना यहाँ चल रही है 5 जिलों में। हाँ। वो है सुकमा हो गया, कांकेर हो गया, इधर के नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में। तो वहां इस साल नए 39 कॉलेज खुले हुए हैं, नए 39 स्कूल खुले हैं, तो उससे कुछ बढ़ावा तो मिलेगा ही अपने को। जी। यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि क्योंकि बीहड़ इलाके रहते हैं तो कई बार हालांकि शिक्षा की बहुत कमी है लेकिन फिर भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। तुलनात्मक रूप से लड़कियों को, छात्राओं को कहीं ना कहीं उनमें कम शिक्षा के लिए या फिर परिवार उन्हें ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर पाता है। तो ऐसे में हर एक लोगों तक शिक्षा पहुंच सके इसके लिए कैसे? बताना चाहूंगा कि 2023-24 में लड़कियों की संख्या यहाँ ज्यादा थी 1 से 12 में बजाय लड़कों के। ये कारण क्या था? सरस्वती साइकिल योजना वगैरह जो चल रही है उनसे कुछ फायदा मिल रहा है। तो निश्चित रूप से लड़कियों की संख्या ज्यादा होना बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़, बस्तर जैसे संभाग में। ये बहुत बड़ी बात है। जी। चलिए, तो लगातार बहुत सकारात्मक पहल यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसी बीच में किस प्रकार से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये जानकारी तो हमने यहाँ पर इनसे ली है श्रीवास्तव जी से। साथ ही एक खास स्लाइड शो के माध्यम से हम आपको ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से विभाग की ओर से पहल की जा रही है, कैसे इस क्षेत्र में शिक्षा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चलिए एक स्लाइड शो के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ और कैसे समीकरण है। ऊपर जो 10th के बाद क्या क्या कर सकते हो दिया हुआ है, नीचे 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। अब साफ तो दिख नहीं रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, यही दिख रहा हो तो बेहतर है। चलिए, तो बेसिकली ये चार्ट के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या कुछ आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्योंकि जब आप 10वीं कक्षा को पार करके जब 11वीं में आप प्रवेश लेते हैं तो यहीं से आपके भविष्य में आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, करियर को लेकर कहीं ना कहीं आपको एक यहाँ पर फैसला लेना होता है और उसी विषय विशेष के माध्यम से आपको आगे बढ़ने की जरूरत होती है। एक बहुत अच्छे से चार्ट के माध्यम से यहाँ पर श्रीवास्तव जी ने इसे लाया है और आप सभी के सामने में इसे प्रदर्शित किया जा रहा है कि किन विषय के आधार पर अगर आप 12वीं में, अगर 11वीं 12वीं में आपने जो विषय लिया है उसके बाद आप कॉलेज अगर प्रवेश करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या 10वीं के बाद में आपको क्या चूज करना चाहिए, ये सभी एक बहुत अच्छे ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। राम कुमार जी है क्या? वो उधर से थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, बता दीजिए कोर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा है साफ है। ये थोड़ा बता देंगे इसके बारे में। जी, तो इसके बारे में और विस्तृत रूप से आपको अभी ये जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ इस चार्ट में है और आप 10वीं के बाद कैसे अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं, 12वीं के बाद में उस विषय के आधार पर आप कॉलेज में कैसी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।